नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर Organic mental disorder are behavioral or psychological disorder associated with transit or permanent brain dysfunctional. These disorders have a demonstrable and independentable diagnosable cerebral disease or disorder. These are classified under F0 in ICD-10. तो यहाँ पे देखते हैं जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है, यहाँ पर जो साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं या फिर मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो है उसमें जो सिम्टम्स हैं वो किसी ना किसी प्रकार के ब्रेन में डिजीज है या फिर ब्रेन में इंजरी है या एनाटॉमिकल कोई फॉल्स है, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्शन है। तो इस तरीके से अगर ब्रेन में किसी भी प्रकार का डिसफंक्शनल हो रहा है तो जिसके कारण ब्रेन का सही तरीके से फंक्शन नहीं करना है तो हम उसको ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में देखेंगे। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है ये जो ऑर्गन पार्ट है, मतलब ब्रेन का जो पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं अगर डिसफंक्शनल है, मतलब डिफेक्ट है, तो फिर वो हमको देखने को मिलता है। नॉर्मली जो मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर है उसमें हम लोग को अगर सीटी स्कैन या एमआरआई या किसी प्रकार का हम लोग इमेजिंग टेक्निक अगर यूज़ करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए तो वहाँ हम लोग को कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल फंक्शनल ब्रेन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में कहीं ना कहीं जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है या उसका फंक्शन है, जो एनाटॉमिक फिजियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। इसमें पहला है डिमेंशिया, नेक्स्ट है डेलिरियम, थर्ड है ऑर्गेनिक एमनेटिक सिंड्रोम, नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज और डिस्फंक्शनल एंड फिजिकल डिजीज, लास्ट है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डिजीज डैमेज और डिस्फंक्शन। आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। इससे पहले हम लोग डिमेंशिया देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक chronic organic brain syndrome. Dementia is an acquired global impairment of intellect, memory, and personality, but without impairment of consciousness. तो यहाँ पे डिमेंशिया में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, एक क्रॉनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है जिसमें एक्वायर ग्लोबल इम्पेयरमेंट, हमारा इम्पेयरमेंट होता है किसका, इंटेलेक्ट का, मेमोरी का और पर्सनैलिटी का, बट लेकिन वहाँ पे इम्पेयरमेंट नहीं होता है कॉन्शियसनेस का। मतलब वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कॉन्शियस रहेगा लेकिन उसका मेमोरी लॉस होगा। मेमोरी लॉस होने के कारण क्या होगा, वो प्लेस, पर्सन, टाइम, इसका ओरिएंटेशन नहीं रहेगा उसमें। इसके कारण उसका इंटेलेक्चुअल सही नहीं रहेगा और उसके कारण हमें पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो उसके प्रीवियस पर्सनैलिटी और करेंट पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट है इंसिडेंस। Dementia occur more commonly in the elderly than in the middle age. It increases with age from 0.1% in those below 60 years of age to 15 to 20% in those who are 18 years of age. तो डिमेंशिया हम लोग को देखने में मिलता है क्या, जो एडर्ली पीपल रहते हैं उनमें, और ये स्टार्ट का होता है इन द, मतलब एडल्टली पीपल में होता है जो 65 से 60 और से अबव होता है। मोस्टली हम लोग को देखने को मिलता है 65 और 80 से ज़्यादा हमको देखने मिलता है, जो ज़्यादा परसेंटेज हमें 80 में मिलता है। मतलब 60 ईयर्स के एज जो ग्रुप होता है, 60 to 80 के एज ग्रुप में ये 0.1% के बीच में मिलता है और 80 के अबव में ये 50 to 20% लोगों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी, अनट्रीटेबल एंड अनरिवर्सेबल कॉज, जिसमें है डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसी प्रकार का ऐसा डिसऑर्डर जिसमें ब्रेन जो है वो डीजनरेट हो रहा है, मतलब डेथ हो रहा है, ब्रेन सेल न्यूरॉन जो है वो डेथ होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और हमको ये सीटी स्कैन और एमआरआई में देखने को मिलता है। अल्जाइमर डिजीज, दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑफ डेवलपमेंटिंग डिजीज। अल्जाइमर होता है पेशेंट को। पिक डिजीज,
हंटिंगटन कोरिया, पार्किंसन डिजीज। तो ये सारे तुम लोग मेडिकल सर्जिकल में पढ़े हो, ये मोस्टली जेनेटिक डिजीज होते हैं, जिसमें से पार्किंसन जो है वो डोपामिन और एसाइटाकोलामिन का इम्बैलेंस होता है। नेक्स्ट है ट्रीटेबल एंड रिवर्स कॉज। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो जिसको वो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब वो बीमारी हो गया तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें जो अनट्रीटेबल है, जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, और इरिवर्सिबल है, इस बीमारी को हम वापस ठीक नहीं कर सकते उस पर्सन को। ये हो रहा है बस, इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़ेगा ही वापस, पर पेशेंट को नॉर्मल नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है ट्रीटेबल एंड रिवर्सिबल कॉज। इसमें हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। इसमें है वस्कुलर मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंशिया, इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हेपेटिक फेलियर, रीनल फेलियर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आएगा एडिशन डिजीज, मैक्सिडोमा, इन्फेक्शन, एड्स, मेनिंगाइटिस और एंसेफ्लाइटिस। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं, इसमें अगर डिमेंशिया हमको होता है तो ये ठीक हो सकते हैं। और साथ में इंटॉक्सिफिकेशन में है अल्कोहल, हैवी मेटल, लेड, आर्सेनिक, क्रॉनिक बार्बिटोरेट पॉइजनिंग। फिर एनोक्सिया, एनीमिया, पोस्ट एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली deficiency of thiamine and nicotine, miscellaneous हेड स्ट्रोक, एपिलेप्सी, इलेक्ट्रिक इंजरी। तो ये सब है वो ट्रीटेबल और रिवर्सिबल है, जिसमें हम लोग पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डिमेंशिया। पहला स्टेज है स्टेज 1, अर्ली स्टेज 2 to 4 ईयर। इसमें हमको सिम्टम्स देखने को मिलेगा फॉरगेटफुलनेस, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं बार बार भूल रहा हूँ कुछ चीज़ें को। डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट, मतलब वो अब वो लोगों से इंटरेक्ट करना या बाहर घूमने जाना या किसी प्रकार का एनवायरनमेंट को अब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, डिक्लाइन कर रहा है। हेसिस्टेंसी इन इनिशिएटिंग एक्शन, कुछ काम करने के लिए वो हेसिटेट कर रहा है। पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क में वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा। नेक्स्ट है स्टेज 2, मिडिल स्टेज 2 to 12 ईयर्स, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। इसमें हम देख रहे हैं कि मेमोरी जो है वो लॉस जो हो रहा है वो प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब पहले से ज़्यादा दिख रहा है। हेस्टिटेट इन रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन, अब वो कोई भी क्वेश्चन के रेस्पॉन्स पे इग्नोर कर रहा है। हैज़ डिफिकल्टी इन फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शन, उसे सिंपल इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने में डिफिकल्टी हो रही है। इरिटेबल, एंसियस, इरिटेट है और एंसियस है। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता है जैसे पेशेंट अपने घर को छोड़ के बाहर चले जा रहा है और गुम गुम जा रहा है, भटक जा रहा है, तो उसको हम लोग वॉन्डरिंग बोलते हैं, भटकना। नेग्लेक्ट पर्सनल हाइजीन, अपने पर्सनल हाइजीन को नेग्लेक्ट कर रहा है। सोशल आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट कर ले रहा है। स्टेज 3, फाइनल स्टेज अप टू ए ईयर, ये एक पूरे साल भर के लिए होता है, मतलब ये साल भर लग जाता है इस स्टेज में पहुंचने में। फाइनल स्टेज है ये। मार्क लॉस ऑफ वेट बिकॉज ऑफ इनएडुकेट इनटेक ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमको लॉस ऑफ वेट देखने को मिलेगा, जिसके कारण पेशेंट खाना नहीं खा रहा, वो भूल जा रहा है, उसे याद नहीं रहा है कि उसने खाना खाया है कि नहीं। अनएबल टू कम्युनिकेट, अब वो फिर वर्ड सेंटेंस बनाना, उसका ब्रेन का वो पार्ट जो वर्ड और सेंटेंस बनाता है वो, अब उसे लैंग्वेज हैंडल करना, सोचना, रोकना, बोलना, ये सारी चीज़ें जो है अब उस पर मुश्किल हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए डज नॉट रिकॉग्नाइज फैमिली, फैमिली को अब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस, उसे यूरिन और फीसेस पास हो जा रहे हैं।
वो फिर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसका एबिलिटी ये चला गया। लॉस द एबिलिटी टू स्टैंड एंड वॉक, में अब एबिलिटी नहीं है कि वो चल सके या वॉक कर सके। डेथ इज यूजली कॉज बाय एस्पिरेशन न्यूमोनिया, तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया के कारण उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर ऑफ अल्जाइमर टाइप्स। तो अल्जाइमर जो होते हैं डिमेंशिया के पार्ट में, उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? पर्सनैलिटी चेंजेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटी,